Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to continue with the sterilization with the help of the radiations. In previous lecture, we have discussed about the gaseous sterilization method. So let's start. What is radiation sterilization? इन रेडियस स्टेलाइजेशन में क्या होता है कि हम जो स्टेलाइजेशन प्रोसेस करते हैं वो रेडिएशन के हेल्प से करते हैं। और हमारी रेडिएशंस क्या होती है, जैसे कि हमारी एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सारी हमारी रेडिएशंस होती हैं। रेडिएशन को भी पहले हमने डिवाइड किया है टू मेन ग्रुप्स में। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कैसी रेडिएशंस होती हैं, जैसे कि हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन हो गई, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और जो हमारा सेकंड ग्रुप है वो है स्ट्रीम्स ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि ये हमारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्ट्रीम के फॉर्म में रेडिएशन शो करते हैं। ओके, ये हो गए जैसे कि हमारे अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन। For sterilization in infrared, ultraviolet, gamma radiation and the high velocity electrons, a type of beta radiation are used for the sterilization. हम जब भी स्टेलाइजेशन करते हैं तो हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन हो गई, अल्ट्रा वायलेट, गामा रेडिएशन का भी यूज़ किया जाता है बहुत ही ज़्यादा। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जैसे कि हमारा बीटा रेडिएशन हो गया। ओके, यहाँ पे हमारी कुछ रेडिएशंस की वेवलेंथ दी है और उसकी एनर्जी दी हुई है। जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो रेंज करती है 190 to 370 नैनोमीटर। ओके, और जो हमारी एनर्जी है उसकी वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे ही हमारे गामा रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो रेंज कर रही है 1 to 10.4 नैनोमीटर। ओके, और इसकी जो एनर्जी है वो है 1.3 मेगावोल्ट। सो हमने जो हमारी जो वैसे मेनली हमारी रेडिएशंस दो तरह की होती है, जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। अब ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और आयनाइजिंग रेडिएशन हो गई एक्स रेज, गामा रेज। आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती हैं वो किसी भी चीज़ को आयंस में कन्वर्ट कर देती हैं। आयंस में कन्वर्ट करना यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड को ब्रेक करना। उसी तरह से हमारी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो गई, ये बिना आयनाइज किए ही अपना एक्शन शो करती हैं। तो इसीलिए हम कंपेयर करते हैं, जो हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रेडिएशन होती है और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस भी होती हैं। लेकिन हमारी जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है एज कम्पेयर टू द आयनाइजिंग रेडिएशन, दे आर वेरी वीकली एक्टिव। ओके, लेस एक्टिव। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अब हमें देखना है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या है, इसका सोर्स कहाँ से आता है, मतलब ये कहाँ से हमें गेन होता है, ये रेडिएशन कहाँ से जनरेट की जा सकती है। लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज, यानी करंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए और हाई वोल्टेज से होना चाहिए। इस पास थ्रू द मर्करी वेपर, कहाँ से पास करनी है हमें, लो करंट हाई वोल्टेज की जो रेडिएशन है वो कहाँ से आएगी, हमें मरकरी वेपर के थ्रू पास करना है। एक इवैक्यूएटर ट्यूब है जो कि किससे बना हुआ है, बोरोसिलिकेट ग्लास से। ओके, डोज ऑफ द स्टेलाइजिंग, अब स्टेलाइजेशन का डोज कितना होना चाहिए, जो रेडिएशन का डोज होना चाहिए 10 to 60 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। reduce the population of the vegetative cells by the 90% in a short period, यानी कि जो ग्रोइंग माइक्रोब्स होते हैं उन्हें 90% मतलब जितने भी 90% ग्रोइंग माइक्रोब्स हैं उन्हें वो शॉर्ट पीरियड में ही ख़त्म कर सकता है उनकी पॉपुलेशन को। ओके, मोड ऑफ एक्शन, यानी कि इसका वर्क करने का तरीका क्या है, ओनली अ नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ जो होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बस इतनी होनी चाहिए, 220 to 280 के बीच होनी चाहिए नैनोमीटर में। ओके, इज इफेक्टिव इन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है माइक्रोब्स को किल करने के लिए। और जो वेवलेंथ होती है क्लोजली जो बिल्कुल परफेक्ट होती है वो होती है 253.7 नैनोमीटर आर द मोस्ट इफेक्टिव, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वेवलेंथ है किसी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए माइक्रोब्स को किल करना है। ठीक है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट हैज़ अ मैक्सिमम बायोलॉजिकल एफिशिएंसी एग्जिस्ट एट 253.7 नैनोमीटर, यानी कि किसी भी बायोलॉजिकल यानी कि माइक्रोब्स को किल करने के लिए इतनी वेवलेंथ सफिशिएंट है।
विच इज़ ऑल्सो द एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ द आइसोलेटेड डीएनए, यानी कि इस पीक पे हमारी जो डीएनए होती है उसे भी आइसोलेट कर सकता है ये। दिस सजेस्ट स्ट्रांगली देयरफॉर दैट डीएनए और द न्यूक्लिक एसिड इज द टारगेट फॉर द यूवी इंड्यूस लीथल इवेंट, यानी कि जो इस रेंज में जो भी हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देंगे वो डीएनए के लेवल पे जाके हमारे डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगी और माइक्रोब्स को किल कर सकती है। ये हमारे भी, हम ह्यूमंस के डीएनए को भी अफेक्ट करती है और ये हमारे लिए भी डेंजरस है और किसी माइक्रोब्स के लिए भी। ओके, तो इसीलिए इसे बोला जाता है यूवी इंड्यूस लीथल इवेंट, यानी कि यूवी से होने वाली लीथल इवेंट्स। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिफोर जब हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वहाँ पे नहीं डाली थी तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा था। ओके, यहाँ पे बॉन्डिंग हो रखी है, हमारे नाइट्रोजनस बेस प्रॉपरली बॉन्डेड है, लेकिन जैसे ही वो आके हमारे कांटेक्ट में आती है, डीएनए के कांटेक्ट में आते ही वो इस बॉन्डिंग को ब्रेक करती है। स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर वो स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट करती है और इस वजह से वहाँ पे माइक्रोब्स किल हो जाता है। अब माइक्रोब क्यों किल हो जाता है डीएनए के डिस्ट्रक्ट होने पे? जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो हमारा ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है और इस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस हमारा डिस्टर्ब होगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चीज़ों को अफेक्ट करेगा और अल्टीमेटली वो हमें डैमेज करेगा। ओके, यूज़ किस लिए होता है ये? सरफेस स्टेलाइजेशन में, यानी कहीं अगर हमें कोई सरफेस स्टेलाइज करना है तो हम अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम अपने ऊपर हम अपने आप को स्टेलाइज नहीं कर सकते। ओके, किसी लिविंग बीइंग्स को हम सोचे कि उसे स्टेलाइज कर दे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसे हार्म कर देगी टोटली। सो ये सरफेस स्टेलाइजेशन यानी नॉन लिविंग थिंग्स को स्टेलाइज किया जा सकता है। स्टेलाइजेशन ऑफ द क्लीन एयर, किसी एयर को क्लीन करना है, एंड वाटर इन थिन लेयर्स, और जो वाटर है थिन लेयर में उसे भी स्टेलाइज कर सकते हैं हम। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? इट हैज़ वेरी पुअर पेनिट्रेशन पावर, इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ही पुअर है। ओके, मतलब कि ये ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करके किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, इसकी एक लिमिट है, वहीं तक ये एक्ट करता है। ओके, अल्ट्रावायलेट लाइट स्टेलाइजेशन इज़ नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल, और ये ज़्यादातर रिलायबल नहीं होता क्योंकि जो डीएनए होता है वो जो डिस्ट्रक्ट हुआ है स्ट्रक्चर, चांसेस है कि वो रिपेयर हो जाए। ओके, फेवरेबल कंडीशन में, तो इसलिए हम इसे रिलायबल नहीं मान सकते। अब आती है हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? आयनाइजिंग रेडिएशन कैन कॉज एक्साइटेशन, यह क्या करती हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स में एक्साइटेशन करती हैं, आयनाइजेशन करेंगे यानी आयंस में ब्रेक करती हैं किसी भी चीज़ को। एंड वेयर वाटर इज प्रेजेंट, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, और अगर वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या बनेगा? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। ओके, फ्री रेडिकल्स आर द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग और एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि OH हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ पे H2O हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट में H+ हो गया। ओके, विच आर कैपेबल ऑफ डैमेजिंग एसेंशियल मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स एंड द डीएनए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, हमारे डीएनए हो गया। ओके, किसी भी लिविंग सेल्स में। दिस रिजल्ट इन द सेल डेथ, और जब कभी भी हमारे डीएनए में कोई चेंज होता है तो वहाँ पे हो सकता है कि सेल डेथ होता ही है। ओके, अगर वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। गामा रेस हमारी, जैसे कि हमारी हो गई आयनाइजिंग रेडिएशन, तो इसका सोर्स क्या है? रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ द कोबाल्ट। जो रेडिएशन का वो कोबाल्ट का आइसोटॉप्स है, उसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो हमारी गामा रेज होती है। ओके, और कोबाल्ट के कुछ आइसोटॉप्स भी होते हैं, वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, यानी कि वो रेडिएशन एमिट करते हैं। इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ द गामा एमिशन, इसमें से गामा रेडिएशंस एमिट करती है। डोज क्या है? इसका डोज कितना होना चाहिए? मिनिमम 1.25 मेगावोल्ट। सम यूजर्स टेक द एडिक्वेट डोज, और कुछ यूजर्स उसका एडिक्वेट डोज लेते हैं 2.5 मेगा रेडिएशन यूनिट। ओके,
और इसका प्रोसीजर क्या है, आर्टिकल्स फॉर स्टेलाइजेशन बाय द रेडिएशन आर पैक्ड इन अ बॉक्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज। जो भी चीज़ हमें स्टेलाइज करना है, कोई भी आर्टिकल, उसे हमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड साइज बॉक्स में उसे पैक करना है, विच आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ मोनोरेल। उसे कहीं हम मोनोरेल पे क्या करना है, हमें एक रोड होगा, रोड पे हमें सस्पेंड करना है उसे, क्या कहता है, हैंग करना है। ओके, हैंग करने के बाद क्या करना है, एंड स्टेलाइज बाय द स्लो पासिस अराउंड द गामा रे सोर्स। और जहाँ से भी, जिस भी ट्यूब में गामा रेडिएशन रिलीज हो रही है, वहाँ से हमें उस आर्टिकल को पास करना है, ओके, उस मोनोरेल के थ्रू। और इस तरह से वहाँ पे ये स्टेलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। Thank you so much. In next lecture, we will discuss about the filtration sterilization method. Okay.